सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग साइंस। अब हम साइंस के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, लेवल 2 वालों के लिए है। ठीक है, ये आपका 20 जन 2023 को हुआ था। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। इनमें से कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो प्लांट्स में होती है। एक्सक्रीशन, ट्रांसपिरेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इंजेशन। पहली बात तो आप ये समझिए कि जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है ना, ठीक है, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसमें सबसे पहला स्टेप होता है आपका इंजेशन। इंजेशन मीन्स खाने को इनटेक करना, हिंदी में इसको शायद अंतर्ग्रहण बोलते हैं। ठीक है, खाने को अंदर लेना। सबसे पहले हम मुंह में खाना डालते हैं, इसमें दांतों का अलग रोल होता है, टंग का अलग रोल होता है, सलाइवा होता है, फिर बोलस में वो कन्वर्ट होता है। उसके बाद खाना फूड पाइप के थ्रू कहाँ पहुँचता है, स्टमक में। स्टमक में जाने के बाद हमारा क्या होता है, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, खाना पूरा पच जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो छोटी छोटी सी आपकी विलाई प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन पे, उनके थ्रू खाना एब्जॉर्ब होता है और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुँचता है। और यहीं पे क्या होता है आपका एसिमिलेशन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो ब्लड होता है उसके थ्रू फूड और ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी में सप्लाई होती है। और जो एसिमिलेशन है उसमें खाना बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचता है। लास्ट स्टेप होती है आपकी एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या होता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको रेक्टम के थ्रू रेक्टम में भेजा जाता है और रेक्टम से एनस के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पे पूछा है कि प्लांट्स में कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। एक्सक्रीशन बिल्कुल होता है, क्यों, क्योंकि प्लांट जो है वो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स हैं जिनमें गोंद वेस्ट मटेरियल होता है, कुछ में हींग वेस्ट मटेरियल होता है, ये सब इनके एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं। ट्रांसपिरेशन होता है जहाँ पे एक्सेस वाटर जो है उसको ट्रांसपिरेशन की फॉर्म में, यानी कि आपने कई बार पत्तियों पर देखा होगा पानी की छोटी छोटी बूंद होती हैं। ये क्यों होती है, स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से छोटी छोटी जो बूंद है उनको बाहर निकाल दिया जाता है। जितना वाटर रिक्वायर्ड है उतना प्लांट इनटेक कर लेता है, एक्स्ट्रा बाहर रिलीज होता है। एब्जॉर्प्शन सेम प्रोसेस होती है, जब फूड पूरा डाइजेस्ट हो गया तो उसके बाद क्या होता है, उसको प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। एसिमिलेशन, जितने भी प्लांट के पार्ट्स होते हैं वो उस फूड को क्या करते हैं, एसिमिलेट करते हैं। लेकिन इंजेशन जो प्रोसेस होती है वो प्लांट्स के अंदर नहीं होती। प्लांट्स का कोई माउथ नहीं होता है, कोई प्रोसेस नहीं होती, रूट होती है। रूट डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स और वाटर को इनटेक करती है, स्टेम के थ्रू वो लीव्स तक जाता है, लीव्स में क्लोरोफिल की प्रेजेंस में स्टार्च जो है वो बनता है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, ई जिसमें है वो इनकरेक्ट होगा, सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल बिकॉज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, जो प्लास्टिड होता है ना आपका, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्लास्टिड। प्लास्टिड आपके 3 टाइप का होता है, एक होता है आपका क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट और एक होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ना, इसका मेन काम होता है खाने को स्टोर करके रखना। ठीक है, जैसे अमाइलेज की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में वो खाने को सिर्फ स्टोर करता है, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये क्या करता है, पिगमेंटेशन में हेल्प करता है, यानी कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उनको कलर प्रोवाइड करता है। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। क्यों, क्योंकि प्लांट्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट होती है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल सी, ये क्या करती हैं, प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करती हैं। तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसमें आपने देखा होगा कई बार बैंगन है, बैंगन का कलर कैसा होता है, बैंगनी कलर होता है। तो वो क्यों होता है, आपका जेंथोफिल पिगमेंट्स होती हैं, फाइकोसाइनिन होती हैं और बहुत सारी पिगमेंट जो होती है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, जिनकी वजह से वो उसको कलर प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पत्तियां जो होती हैं उनके अंदर कलरफुल पिगमेंट प्रेजेंट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस केस में वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगी। फर्क सिर्फ इतना होता है कि क्लोरोफिल जो है वो कलरफुल जो पिगमेंट होती है वो डोमिनेंट होती है और जो क्लोरोफिल यानी कि ग्रीन पिगमेंट होती है वो थोड़ी सी सप्रेस हो जाती है। ठीक है, और जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ना ये यूजुअली हिट्रोजेनस होते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर जो कलर है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आई जस्ट होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई है। इसका मेन काम पत्तियों को कलर देना और पेटल्स को कलर देना, फ्रूट्स को कलर देना, जिससे जो इंसेक्ट्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पॉलिनेशन के लिए ज़रूरी क्या होता है कि वो उसके प्लांट्स की तरफ अट्रैक्ट हों। ठीक है, जैसे येलो कलर होता है, रेड कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है, इन सब में इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो, बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी पत्ती का कलर पिंक है या फिर किसी पत्ती का कलर रेड है तो उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस सब में होता है, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट जो है वो डेड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, द लीव्स अदर देन ग्रीन
ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, कि हरित पत्ते के अलावा अन्य पत्तों में भी पर्णरहित होता है, बिल्कुल सही है। इन पत्तों में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। सो द असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कौन सा स्टेटमेंट यहाँ गलत है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ विलाई। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है सबसे पहले खाना मुंह में जाता है, मुंह से फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन से आपका रेक्टम के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। तो जो छोटी आंत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, इस तरह से कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है। ये कॉइल्ड इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे ही आपका कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे ही आपका फैट और यहाँ पे ही आपका प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट होता है। यहाँ आपका पूरा डाइजेशन फिनिश हो जाता है। इसकी बॉडी पे क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन पे छोटी छोटी विलाई प्रेजेंट होती है। इस विलाई का मेन काम होता है कि जो भी खाना यहाँ डाइजेस्ट हुआ है उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक एसिमिलेट करना। तो यानी कि जो एसिमिलेशन प्रोसेस होती है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में डन होती है। उसके बाद यहाँ से जितना भी वेस्ट मटेरियल है या जो भी खाना है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम होता है आपका वाटर और जो भी आप मेडिसिन लेते हैं उसको एब्जॉर्ब करना, ठीक है। मेडिसिन कभी भी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होती, वो हमेशा लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है। और जब ये पूरी प्रोसेस चल रही होती है ना, जब खाना माउथ से आपका कहाँ जाता है, फूड पाइप में, फूड पाइप से जाता है स्टमक में और स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर रेक्टम के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो हर्बीवोरस में और लंबी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या करना होता है, सेल्यूलोज जो है उसका डाइजेशन कंप्लीट होता है। इसी प्रोसेस में लिवर और गॉल ब्लैडर का भी एक रोल होता है। लिवर क्या करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है और गॉल ब्लैडर जो है उसको स्टोर करके रखता है। बाइल जूस जो है वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। जिन लोगों के अंदर गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है, यानी कि जो ब्लैडर स्टोन होता है, उस केस में क्या किया जाता है, उन लोगों को फैट डिपोजिशन कम खाने को मिलता है, मतलब फैट वाला सामान कम खाने को दिया जाता है क्योंकि उनके अंदर फिर फैट का डाइजेशन नहीं हो पाता। तो यहाँ पे आपसे इनकरेक्ट पूछा है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोल्ड, बिल्कुल सही बात है। एंड कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ विलाई, ये भी बिल्कुल सही बात है कि उसकी बॉडी पे बहुत सारे विलाई प्रेजेंट होते हैं। लिवर रिसीव बाइल जूसेस सिक्रीटेड बाय द गॉल ब्लैडर, ये गलत है। लिवर जो है वो सिक्रीट करता है किसको, बाइल जूस को, और गॉल ब्लैडर जो है वो क्या करता है, उसको रिसीव करता है। लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना, एक तो वो वाइड होती है और छोटी होती है। क्यों? क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है, इसमें सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, किसका, वाटर का और मेडिसिन का। क्लियर? वेस्ट प्रोडक्ट्स इन डाइजेशन गेट कलेक्टेड इन द रेक्टम एंड रिमूव्ड थ्रू द एनस, बिल्कुल सही है। लार्ज इंटेस्टाइन से खाने को रेक्टम में भेजा जाता है और रेक्टम से वेस्ट को एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन 2 जो है वो गलत होगा। दूसरी चीज जो लिवर होती है ना, दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। लिवर जो है आपकी लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी की। ना तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड है और ना ही ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। नेक्स्ट है आपका द लीस्ट काउंट ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज एक्स एंड ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज वाई, एक्स एंड वाई आर। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, थर्मोमीटर दो टाइप के होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज होती है आपकी 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस केस में क्या होता है, ये मान लीजिए आपका थर्मोमीटर है क्लिनिकल, यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ 35, यहाँ 36, यहाँ 37 और ऐसे कर करके ये कहाँ तक पहुँच गया, 42 तक। अब इस केस में क्या होता है, 35 टू 36, अगर मैं ये वाला ब्लॉक उठाऊं, मान लीजिए 35 और 36 के बीच का ब्लॉक है, तो इसमें क्या होता है, 0.2 के 5 पैरामीटर्स होते हैं। जैसे यहाँ 35.2 हो जाएगा, यहाँ 35.4 हो जाएगा, यहाँ 35.6 और यहाँ 35.8 और ये हो गया आपका 36। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर में 0.2 डिग्री सेल्सियस का गैप होता है दो लाइंस के बीच में। और अगर लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात करें तो इसकी जो रेंज होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस होती है। यहीं पे सीटेट एक क्वेश्चन है जो बार बार आपसे पूछता है कि कौन सा थर्मोमीटर जो है वो बॉइलिंग वाटर को मेजर करने में यूज होता है। जो बॉइल्ड वाटर होता है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि क्वथनांक बिंदु होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो उस केस में क्या होगा, अगर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करोगे तो वो फट जाएगा, जबकि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है ये इस पे इजीली वर्क करता है क्योंकि इसकी रेंज कितनी है, 110, और बॉइल्ड वाटर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस।
लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है इसकी रेंज कहाँ से शुरू होगी, -10, फिर 0, फिर 10, फिर 20 और ऐसे करके ये 110 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। अगर मैं इस ब्लॉक को उठाऊं तो इसके बीच में क्या होता है, 10 लाइनें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इनके बीच में जो 2 लाइंस होती हैं, बीच का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा आपका 1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ होता है 0.2 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे होता है आपका 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन फॉर दिस। जो गर्म कपड़े होते हैं ना, एक तो ये क्या होता है, बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, ना कि गुड कंडक्टर। क्योंकि अगर हीट का कोई गुड कंडक्टर है तो वो जितनी जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही जल्दी वो हीट को बाहर रिलीज कर देता है। अगर वूल ये काम करने लग जाएगी तो हमको और ज़्यादा बल्कि सर्दी लगेगी, तो ये गलत हो गया। एयर इज ट्रैप्ड इन बिटवीन वूल फाइबर्स विच कीप अस वार्म, बिल्कुल सही बात है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है सीटेट में कि जो कंबल होते हैं वो हमेशा डबल लेयर वाले क्यों यूज़ करने चाहिए, क्यों, क्योंकि जो 2 लेयर्स होती है उनके बीच में एयर इस तरह से ट्रैप हो जाती है। इस एयर का मेन काम होता है आपकी जो बॉडी हीट होती है उसको ये बाहर एनवायरनमेंट में जाने से रोकती है। क्लियर। तो एयर ट्रैप हो गई वूल फाइबर के बीच में जो कि हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। ट्रैप एयर जो होती है गर्म कपड़ों में वो क्या करती है, आपकी प्रिवेंट करती है हीट ट्रांसफर को हमारी बॉडी से कोल्ड सराउंडिंग में। ट्रैप्ड एयर इन वुलन क्लॉथ्स डजंट अलाउ कोल्ड एयर टू गेट इनसाइड अस, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बाहर की एयर अंदर आती है लेकिन वो क्या होती है 2 लेयर्स के बीच में वापस ट्रैप हो जाती है और ट्रैप्ड एयर की वजह से हमारी बॉडी जो हीट है वो बाहर रिलीज नहीं हो पाती। तो यहाँ पे बी और सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। ठीक है, जब हम 2 ब्लैंकेट्स को मिला के यूज करते हैं तो उसका पर्पस भी यही होता है कि दोनों ब्लैंकेट्स के बीच में एयर ट्रैप हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज आर बेसिक इन नेचर, एक होता है आपका एसिड और एक होता है आपका बेस। ठीक है, एसिड जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं आपके खट्टे, जबकि बेस जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं कड़वे। जो एसिड होता है वो थोड़े से रफ होते हैं जबकि बेस जो होता है ये कैसे होंगे आपके चिकने। ठीक है, ये कन्वर्ट करते हैं आपके ब्लू टू रेड लिटमस पेपर को, जबकि ये कन्वर्ट करते हैं आपके रेड टू ब्लू, किसको, लिटमस पेपर को। जो एसिड होता है और जो बेस होते हैं जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बना देते हैं, सॉल्ट कंपोजिशन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिक नेचर क्या है। कर्ड के अंदर क्या होता है आपका लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड क्या है, एसिडिक नेचर है और स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, इसको तो हम खाते हैं, एडिबल है। विनेगर जो होता है ये होता है आपका CH3COOH, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, सिरका। सिरका वाले प्याज आप खाते हो, ये भी स्वाद में खट्टा होता है क्योंकि इसके अंदर एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो ये भी क्या होगा आपका एसिडिक होगा। लाइम वाटर जो होता है ये होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को ही हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम और इसी को ही बोलता है दूधिया पानी। ठीक है, तो लाइम वाटर का क्या हो जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जहाँ OH ग्रुप आ गया दैट इज ऑलमोस्ट बेस। आंट स्टिंग जो होती है इसमें होता है आपका फॉर्मिक एसिड, जो फॉर्मिक एसिड होता है ये आपका एसिडिक नेचर का होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है जब पेट में एसिडिटी हो जाती है यानी कि स्टमक में जो ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं ये क्या करती है HCl को बहुत ज़्यादा सिक्रीट कर देती हैं, जिसकी वजह से पेट में एसिडिटी होती है और उस केस में उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस का इंटेक करते हैं और वो बेस इंटेक क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइम वाटर और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपके बेसिक नेचर के होते हैं। सो C and E इज करेक्ट, ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपका pH मीटर है, जो pH स्केल होता है उस पर 7 जो है वो न्यूट्रल वैल्यू होती है। ठीक है, अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएं, इधर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लास्ट आता है आपका 1 वैल्यू। ये जो एसिड्स होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे आपका H2SO4 हो गया, कंसनट्रेटेड एसिड जिनको बोलते हैं, HCl हो गया, HNO3 हो गया, ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और अगर ऊपर की तरफ हम 7 से ऊपर की तरफ 14 पे जाएं तो यहाँ जो बेस होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जैसे आपका NaOH हो गया, KOH हो गया, ये क्या है आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो 0 to 7 क्या होता है एसिडिक नेचर और 7 to 14 क्या होता है आपका बेसिक नेचर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67। Which of the following is considered as a standard test for checking the release of carbon dioxide in a chemical reaction? बेसिकली यहाँ पे पूछा है कि कौन सा टेस्ट है जिससे आपको ये पता चलता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिलीज हुई है।
CO2 जो होता है ना, उसकी पहचान आप कैसे करेंगे, इसमें ना बुदबुदे उठते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से बुलबुले उठेंगे। जैसे आप जब घर पे खमीर उठाते हो, इडली का घोल बनाते हो, केक बनाते हो, ब्रेड बनाते हो, तो आपने देखा होगा उस बैटर में क्या होता है, छोटे छोटे से बुलबुले उठने लगते हैं। ये बुलबुले क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस तो वहाँ होती नहीं है, और CO2 की वजह से ये क्या करते हैं, छोटे छोटे से बुलबुले बनाते हैं। पॉपअप साउंड जो होता है वो हमेशा हाइड्रोजन गैस का होता है, ठीक है। एक पॉपअप साउंड के साथ जब कोई भी चीज़ जलती है, दैट इज कॉल्ड योर हाइड्रोजन गैस। विग्रस बर्निंग ऑफ द फ्लेम, जब आप आयरन पार्टिकल्स जो होते हैं या फिर आयरन का कोई भी मटेरियल आप बुनसन बर्नर या किसी भी फ्लेम के ऊपर रखते हैं, तो उस केस में जो बर्निंग होती है, दैट इज कॉल्ड योर विग्रस बर्निंग। चेंज ऑफ कलर ऑफ केमिकल सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, ये क्वेश्चन सीटेट कई बार भी पूछा है कि CuSO4 जो है, यानी कि कॉपर सल्फेट जिसे हम नीला तोता बोलते हैं, अगर इसके अंदर आयरन नील डाला जाए तो ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव है, ये कॉपर को रिप्लेस कर देता है और क्या बना देता है, FeSO4 प्लस Cu। तो उस केस में क्या होता है, जो ब्लू सोल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका ग्रीन सोल्यूशन में। टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की वाटर, लाइम वाटर होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको जब आप CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसको आप मार्बल में या संगमरमर वगैरह में या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस में यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका लाइम वाटर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और मिल्की में कैसे कन्वर्ट होगा, जब आप CO2 के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। सो द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की वाटर। दूधिया कब होगा, जैसे जैसे CO2 की मात्रा जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे ये मिल्की कलर में कन्वर्ट होने लग जाता है। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। अब है कॉलम 1 जो है उसको कॉलम 2 से मैच कीजिए। यहाँ पे आपकी ब्लड सेल्स दी हुई है। ब्लड सेल्स आपकी 3 टाइप की होती है, RBC होती है, WBC होती है और प्लेटलेट्स होती है। RBC जो है वो आपकी ए न्यूक्लिएटेड सेल होती है, यानी कि इनके अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ कैमल और लामा को छोड़कर। और जो रेड ब्लड सेल्स होती है ये आपकी कॉनकेव शेप होती है, ठीक है, बाय कॉनकेव जो होता है वो शेप होती है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है वो अपनी शेप को कंटिन्यूस चेंज करती रहती है। और जो रेड ब्लड सेल्स होता है ना, इसको कई जगह डिस्क शेप्ड भी बोलते हैं। रेड ब्लड सेल का काम होता है, आपने जो भी फूड इनटेक किया है, जब वो डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ब्लड के थ्रू वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में एसिमिलेट और एब्जॉर्ब होता है। दूसरा जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के थ्रू ही सप्लाई होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, इट हेल्प्स इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी पार्ट्स। ए का होगा आपका C, तो ये गलत है और ये गलत है। अगर WBC की बात करें, इसका काम होता है किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करना। इसमें क्या होता है, जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उनके अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडी बनती हैं, और उस एंटीबॉडी से क्या करते हैं, उस पैथोजन को किल किया जाता है। सो दे हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट जर्म दैट में एंटर आवर बॉडी। WBC का A होगा, तो ये सही है। यहाँ पे प्लेटलेट जो होती है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, यानी कि इट हेल्प्स इन क्लॉट फॉर्मेशन ड्यूरिंग ब्लीडिंग फ्रॉम ए कट। अगर आपको कोई चोट लगती है या फिर आपकी बॉडी में कहीं कोई कट लगता है तो प्लेटलेट्स का काम होता है, वहाँ पे ये क्या करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 जाता है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, बहुत सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं और ब्लड जो है वो फ्लो होना बंद हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एनिमल्स। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है एनिमल्स का, उसके बारे में क्या यहाँ पे गलत है। अमोनिया जो होता है ना, वो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अमोनिया हमेशा एक्वेटिक एनिमल्स रिलीज करते हैं। क्यों? क्योंकि अमोनिया एक तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, और अमोनिया को रिलीज करने के लिए पानी बहुत मेजर क्वांटिटी में चाहिए। तो जितनी भी फिश होती हैं, टैडपोल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, अमोनिया को एज ए एक्सक्रीटरी वेस्ट बॉडी से रिलीज करते हैं। जितने भी आपके रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स जो है वो क्या करती हैं, आपकी यूरिक एसिड रिलीज करती हैं, ठीक है। यूरिक एसिड जो होता है वो एक सेमी सॉलिड मटेरियल होता है, ना तो वो ड्राई होता है एकदम, ना ही वो लिक्विड होता है। दूसरी चीज, जो यूरिक एसिड होता है ये बॉडी के लिए हार्मफुल है, लेकिन अमोनिया से कम हार्मफुल है और यूरिया से ज़्यादा हार्मफुल है। इसको बॉडी से रिलीज करने के लिए पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो मॉडरेट होती है। फिर होता है यूरिया, यूरिया जो है वो ह्यूमन बॉडी बेस्ड है, इसको रिलीज करने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। अमोनिया जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ज़्यादा हार्मफुल होता है। उसके बाद यूरिक एसिड और उसके बाद यूरिया है। फिशेज एक्सक्रीट वेस्ट एज अमोनिया विच डिजोल्व इन वाटर, बिल्कुल सही बात है कि जो मछलियाँ होती हैं वो अपशिष्ट को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती हैं जो जल में घुल जाता है।
बर्ड्स एक्सक्रीट ए सेमी सॉलिड कंपाउंड विच कंटेन्स यूरिक एसिड। जो पक्षी होते हैं वो अर्ध ठोस यौगिक उत्सर्जित करते हैं जिसमें यूरिक एसिड होता है। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन लिजर्ड्स इज यूरिया। गलत है कि जो छिपकली है वो क्या है आपकी, रेप्टाइल है, और रेप्टाइल का जो मेन एक्सक्रीटरी पदार्थ होता है वो क्या होता है, यूरिक एसिड, ना कि यूरिया। मानव अपशिष्ट को जल के रूप में और एक अर्ध ठोस यौगिक जो कि यूरिया है उत्सर्जित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो ह्यूमन यूरिन होता है, यूरिन के अंदर आपका यूरिया कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। इसमें वाटर जो होता है वो होता है आपका 96% और यूरिया होता है आपका 2 से 3%, ठीक है, 2 to 3%। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कि जो रेप्टाइल होता है छिपकली, उसका मेन अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है आपका, यूरिक एसिड। अब यहाँ पे कॉलम 1 जो है उसको कॉलम 2 से मैच करना है। ये आपके प्लांट के पार्ट्स हैं। जाइलम और फ्लोएम जो होता है ना, इनका काम होता है हमेशा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना। क्लियर। दूसरा, ये वेस्क्यूलर बंडल्स होते हैं, संवहनी ऊतक जिनको बोलते हैं, ये वो होते हैं। रूट हेयर जो होती है इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन करना, और स्टोमेटा जो है उसका काम होता है आपका पानी जो है उसको इवेपोरेट करना, जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको प्लांट से रिलीज करना। तो जाइलम जो है इस ऐसे याद रखिएगा, जाइलम को अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो यहाँ क्या आता है, जा, और ये क्या करता है, जल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अगर हम फ्लोएम को हिंदी में लिखें तो यहाँ क्या आ रहा है, फ, और ये किस में हेल्प करता है, आपके फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अब यहाँ देखिए, जाइलम जो है इसका मेन काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, ठीक है। जाइलम क्या करेगा, पानी और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको पत्ती तक पहुंचाता है। जाइलम का जो फ्लो होता है ना वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा, यानी कि ये हमेशा अपवर्ड मूवमेंट जो है उसमें शो करता है, ऊपर की तरफ पत्तियों तक न्यूट्रिएंट और वाटर को लेकर जाएगा। फ्लोएम जो है उसका मेन काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। इसका जो फ्लो होता है ना वो बाई डायरेक्शनल होता है, ये ऊपर की तरफ भी खाने को लेके जाता है और नीचे की तरफ भी खाने को लेके आता है। अगर हम रूट हेयर्स की बात करें, लेट सपोज ये रूट है, इस पे छोटे छोटे से हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। रूट के जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ये हमेशा पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। स्टोमेटा जो होता है इसका मेन काम होता है इवेपोरेशन ऑफ वाटर। क्यों, क्योंकि स्टोमेटा जो होता है जब इसकी ओपनिंग होती है तो ओपनिंग में क्या होता है, जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है उसको लीफ के थ्रू बाहर रिलीज कर दिया जाता है। स्टोमेटा लीफ के नीचे की साइड प्रेजेंट होते हैं, और जितने भी आपके एक्वेटिक प्लांट होते हैं यानी कि जो सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं उनके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो पत्ती के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। क्यों, स्टोमेटल ओपनिंग जो होती है वो सनलाइट की प्रेजेंट में होती है, तभी तो फोटोसिंथेसिस वगैरह सब होता है। तो अगर सबमर्ज्ड प्लांट हैं उनमें अगर स्टोमेटा पत्ती के नीचे होंगे तो उनको सन की लाइट नहीं मिलेगी, और उस केस में स्टोमेटल ओपनिंग नहीं हो पाती है। स्टोमेटा जो होते हैं वो गार्ड्स सेम के बीच जैसी स्ट्रक्चर होती है, दिस इज कॉल्ड योर स्टोमेटल ओपनिंग। ये आपकी गार्ड सेल्स होती हैं, और इनके चारों तरफ जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जाइलम इज बी। फर्स्ट का है बी आपका, तो ये तो वैसे ही गलत हो गए, ये बिल्कुल सही है। सेकंड का है आपका डी, तो ये सही है। थर्ड का सी और फोर्थ का ए, सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है हेमंत ड्राइव ए कार फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़। हेमंत जो है वो एक कार को कहाँ से लेके गया, दिल्ली से चंडीगढ़। ही टुक 5 hours टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर एंड टुक 7 hours टू रीच बैक टू दिल्ली। जब वो दिल्ली से चंडीगढ़ गया तो उसने 5 घंटे लिए, और डिस्टेंस कितनी थी 250। आते वक्त उसने कितना लिया, 7 घंटे लिया। तो जब जाते वक्त डिस्टेंस 250 है तो आते वक्त भी तो डिस्टेंस सेम ही रहेगी, ये थोड़ी डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। और घंटे कितने लिए उसने, 7। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड जो है उस कार की इस जर्नी में कितनी रही, तो जो एवरेज स्पीड होती है इसका फॉर्मूला होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, TD अपॉन TT। तो यहाँ पे अब आप ध्यान से देखिएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी है, दिल्ली टू चंडीगढ़ 250 किलोमीटर और चंडीगढ़ टू दिल्ली 250, टोटल हुआ आपका 500 किलोमीटर, ठीक है। अब वो पूछ रहा है टोटल टाइम कितना है, जाने में 5 घंटे लगे, आने में 7 घंटे लगे, टोटल हुआ आपका 12 घंटे, ठीक है। इसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 41.6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक लाइटनिंग डिवाइसेस कंटेन्स मरकरी वेपर एंड इज टॉक्सिक इन नेचर। इनमें से कौन सा जो है इलेक्ट्रिक लाइटिंग डिवाइस मरकरी वेपर कंटेन करती है और नेचर में टॉक्सिक होती है। आपने बहुत टाइम पहले बल्ब देखे होंगे, अभी भी कई घरों में रहते हैं जो पीले वाले बल्ब होते हैं, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं इनकेडेसेंट बल्ब, यानी कि ताप दीप्त बल्ब। इनके अंदर क्या होता है,
कई बल्ब जो होते हैं उनमें नाइट्रोजन फिलिंग रहती है अब आजकल। तो पहले इनके अंदर वेपर फिल होती थी, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे। फिर आया था CFL, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा और इसकी भी। जो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप है इन्हें CFL बोला जाता है। इनके अंदर क्या यूज़ करते हैं हम, मरकरी वेपर, और ये मरकरी वेपर जो होती है नेचर में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है। फिर आए हमारे पास लाइट इमिटिंग डायोड, जिन्हें हम LED बल्ब बोलते हैं। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत कम ही कंज्यूम करते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत कम खर्च होती है, जिसकी वजह से बिल्स भी कम आते हैं। और जो ट्यूबलाइट होती है इसमें हम ऑर्गन और जो मरकरी वेपर है उसको यूज़ करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे पूछा है कि सबसे ज़्यादा मरकरी वेपर किस में होती है और जो नेचर के लिए बहुत टॉक्सिक है, दैट इज़ CFL, और इसीलिए आजकल CFL जो है उनको बंद कर दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो होता है उसे हम बोलते हैं घर्षण। ठीक है, घर्षण जो होता है, मान लीजिए ये कोई बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हैं, अगर इस बॉक्स को आप अपनी तरफ खींच रहे हैं तो फ्रिक्शन क्या करता है, इसके जस्ट अपोजिट उसको अपोजिट साइड खींचेगा। दैट इज कॉल्ड योर फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन हमेशा दो जो सरफेस होती है उनके बीच में लगता है, यानी कि दो संपर्कित सतह जो होती है उनके बीच में लगता है। फ्रिक्शन जो होता है, एक आपका ड्राई फ्रिक्शन होता है और एक आपका लिक्विड फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन में एक होता है आपका स्टैटिक होता है, कोई भी चीज़ स्टेबल स्टेट में किसी भी सरफेस पे रखी हुई है, वहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा होगा। अगर हम बात करें कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि संपर्क सतह जो क्षेत्रफल है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। उसके बाद जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है उसमें सबसे कम क्या होता है, आपका फ्रिक्शन होता है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज़ को रोल करते हो, जब आप ट्रॉली को ऐसे ड्रैग करते हो तो उसमें क्या रोलिंग व्हील्स ही तो होते हैं, तो उसमें क्या होता है, धरती का कांटेक्ट और व्हील्स के कांटेक्ट में क्या होता है, संपर्कित सतह का जो क्षेत्रफल है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करने लगता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है। और जब आप सिलेंडर को क्या करते हो, स्लाइड करते हो, तो उस केस में क्या होता है, फ्रिक्शन कम होता है। तो यहाँ पे आपसे इनकरेक्ट पूछा है, द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। बिल्कुल सही बात है कि जो स्थैतिक घर्षण है उससे सर्पिक घर्षण थोड़ा ही निम्न होता है। बिल्कुल सही है। द रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो सर्पी घर्षण है उससे लोटन घर्षण निम्न होता है, ये भी सही है। द फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एनी फ्लूइड, ये गलत है, क्योंकि जो घर्षण बल होता है वो द्रव में, जहाँ पे लिक्विड फ्रिक्शन होगा वहाँ पे वस्तु के आकार पर वो निर्भर करता है, जबकि यहाँ क्या बोला है, वस्तु के आकार पर वो निर्भर नहीं करता, जबकि वो आकार पर निर्भर करता है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो फ्रिक्शन होता है ना वो मास पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। अगर मास ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन उतना ज़्यादा होगा। आप एक तो हल्की चीज़ खिसकाइए और एक भारी चीज़ खिसकाइए, तो भारी चीज़ में फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा और हल्की चीज़ में फ्रिक्शन कम लगता है। द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन बोथ द सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट, जो फ्रिक्शन है वो दोनों सरफेस पे लगता है, जो दो सतह उसके यूज में आती हैं। ठीक है, तो जो घर्षण बल होता है वो संपर्क की दोनों सतह पे काम करता है। लेट सपोज कोई बॉल अगर जमीन पे रखी है तो जमीन और बॉल के बीच में जो फ्रिक्शन है वो इजीली वर्क करेगा। क्लियर। तो यहाँ पे इनकरेक्ट क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पेंडुलम ऑसिलेटिंग 80 टाइम्स इन 8 सेकेंड। जो मान लीजिए ये आपका फ्री हैंडेड पेंडुलम है। अब ये क्या है, ऑसिलेशन क्या होता है, पेंडुलम यहाँ से यहाँ गया, फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आया, फिर पेंडुलम यहाँ मूव किया और फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आया। इस पूरे प्रोसेस में ये जो इसने चक्कर पूरा किया है दैट इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन, ये इसका एक दोलन होता है। ठीक है, अब इस ऐसे उसने 80 टाइम किया 8 सेकंड में। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछी है, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हमेशा हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है आपका ऑसिलेशन अपॉन टाइम, शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा फॉट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऑसिलेशन अपॉन टाइम। तो फ्रीक्वेंसी हमको निकालनी है, ऑसिलेशन कितना दिया हुआ है आपका 80 टाइम्स। ठीक है, तो ऑसिलेशन कितना हो गया 80 बार और कितना 8 सेकेंड में, टाइम क्या है 8 सेकेंड। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10 हर्ट्ज। क्लियर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर पेंडुलम के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि
कि पेंडुलम में काइनेटिक एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, जब पेंडुलम अपनी मध्य अवधि में होता है, यानी कि जो मिडिल पोजीशन होती है ओरिजिनल पोजीशन में, तब पेंडुलम के अंदर काइनेटिक एनर्जी सबसे पीक पर होती है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा पूछे तो जब उसको आप बिल्कुल उसके अंतिम छोर तक लेके जाते हैं, वहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर पेंडुलम रेस्ट पर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 10 हर्ट्ज। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, अ कोटिंग ऑफ विच मटेरियल इज कॉमनली डिपोजिटेड ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। जो रस्टिंग ऑफ आयरन होती है ना, इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक तो ऑक्सीजन और एक वाटर। जब आयरन इन दोनों चीज़ों के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो ये क्या बना लेता है आपका Fe2O3। उस केस में ये क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड। जो फेरिक ऑक्साइड होता है वो बहुत इजीली डिग्रेड हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि आयरन को रस्ट होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जिंक जो है उसकी कोटिंग कर देते हैं। जिंक की कोटिंग को यहाँ पे बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। ये होता है आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि यहाँ पे क्या किया आपने, इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करते हुए उसके ऊपर केमिकल की कोटिंग कर दी, जिसकी वजह से आयरन जो है वो रस्ट नहीं हो पाता। रस्टिंग ऑफ आयरन जो होती है ना, वो आपका केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज मतलब यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बना जिसे हम फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। दूसरा, ये जो केमिकल सब्सटेंस होता है ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, यानी कि जो रस्टेड आयरन है उसको आप वापस से उसकी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं ला सकते, उसको आप बिल्कुल नॉन रस्टेड आयरन नहीं बना सकते। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। दिस इज कॉल्ड योर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में हम बहुत सारे इफेक्ट्स पढ़ते हैं, केमिकल इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो ये आपका क्या है, केमिकल इफेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के बारे में कौन सा कथन गलत है। अर्थक्वेक जो है जो जनरली फॉल्ट जोन में अकर करता है। फॉल्ट जोन जो होता है इसी को हम बोलते हैं वीक जोन, इसी को बोला जाता है सेस्मिक जोन। ये क्या होता है, ये वो एरियाज हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स जो है वो आते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। द एनर्जी ऑफ अर्थक्वेक्स इज मेजर्ड ऑन रिचर स्केल। जो अर्थक्वेक है उसकी एनर्जी को रिचर स्केल पे मापा जाता है, ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अर्थक्वेक जो है वो अर्थ की जो क्रस्ट होती है, यानी कि अर्थ की जो भूपर्पटी है उसके अंदर डिस्टरबेंस के थ्रू होता है। क्यों, क्योंकि अर्थ की जो क्रस्ट है उसके अंदर प्लेट्स होती हैं। ये प्लेट्स जब एक दूसरे के ऊपर डिस्टर्ब होती हैं, ये यहाँ जा रही है, ये यहाँ जा रही है, ऐसे डिस्टर्बेंस होता है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। इट इज़ पॉसिबल टू प्रिडिक्ट अर्थक्वेक यूजिंग सेस्मोग्राफ। ये गलत है, क्योंकि जो सेस्मोग्राफ होता है वो जो आपका अर्थक्वेक है उसको मेज़र करने के काम में आता है, ना कि प्रिडिक्ट करने पे। अगर सेस्मोग्राफ के थ्रू अगर हम यही प्रिडिक्ट कर ले कि अर्थक्वेक आने वाला है तो हम कितना ज़्यादा डिजास्टर जो है उसको होने से बचा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछता है फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ से अर्थक्वेक आना शुरू होता है। ये धरती के अंदर का मेन पॉइंट होता है जहाँ से आपकी जो परतें हैं वो उबड़ खाबड़ होना शुरू होती हैं। इसी फोकस के जस्ट अपोजिट एक पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं एपीसेंटर। जो एपीसेंटर होता है वो जस्ट फोकस के पैरेलल होता है। इसी के थ्रू हम रिएक्टर स्केल पे इसका मैग्नीट्यूड जो है उसको मेज़र करते हैं कि 7 रिएक्टर स्केल पे आया था, 6.5 रिएक्टर स्केल पे आया था। दैट इज़ कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। दूसरी चीज़, यहाँ से क्या होती है, आपकी वेव्स निकलती हैं। इन वेव्स को बोला जाता है सेस्मिक वेव्स, ठीक है, भूकंपीय तरंगे। तो यहाँ पे क्या है कि भूकंप लेखी जो है उसके उपयोग के द्वारा भूकंप का पूर्वानुमान लगाना संभव है। ये चीज़ गलत है। सो द ऑप्शन 4 विल बी इनकरेक्ट। जो रिचर स्केल होता है ना, ये हमेशा मैग्नीट्यूड निकालने के काम में आता है, यानी कि कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी इंटेंसिटी के साथ वो आया है। What is the angle of incidence of a ray if the reflected ray is at an angle of 90 degree to the incident ray? पहली बात तो आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो मालूम होना चाहिए, ठीक है। वॉट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स कि जो आपका इंसिडेंट एंगल होता है वो रिफ्लेक्टिंग एंगल के बिल्कुल इक्वल होता है। आपतित किरण जो होती है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल, ये तीनों जो होते हैं वो एक ही तल पर उपस्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि मान लीजिए ये कोई आपतित किरण है, ठीक है, इंसिडेंट रे है, ये आपका नॉर्मल है और ये आपकी रिफ्लेक्टिंग रे है, ठीक है। यदि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए रे, यानी कि ये एंगल आपको मालूम करना है
अगर रिफ्लेक्टेड रे जो है वो 90 डिग्री के एंगल पर है, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल है टू द इंसिडेंट रे। बेसिकली इसने बोला है कि जो रिफ्लेक्टिंग रे है ना वो इंसिडेंट रे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। और अभी हमने क्या पढ़ा था कि इंसिडेंट एंगल जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग एंगल के बिल्कुल इक्वल होता है। जब ये पूरा 90 डिग्री है तो ये दोनों जस्ट हाफ हाफ हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो यहाँ पे यही पूछा है कि यदि परावर्तित किरण, ये वाली किरण आपतित किरण के सापेक्ष इस किरण के सापेक्ष 90 डिग्री के कोण पर है, करेक्ट। तो किरण का आपतन कोण कितना होगा, यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये होगा आपका 45 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री। ये क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कई बार नॉर्मल के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है, कई बार इंसिडेंट रे के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ह्यूमन आई, जो ह्यूमन आई है उसके बारे में कौन सा कथन गलत है। द आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई, बिल्कुल सही बात है कि जो आइरिस होता है आपका वो लाइट के एंटर होने के अमाउंट को कंट्रोल करता है, क्लियर। और जो आइरिस है वही आपकी आँख की जो पुतली है उसके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे किसी की ब्लू आइज होती है, किसी की कोल ब्लैक होती हैं, तो ये सब आइरिस की वजह से होता है। कोन सेल्स आर सेंसिटिव टू द ब्राइट लाइट, जो कोन सेल्स होती हैं एक तो वो कलर के लिए होती हैं, ठीक है, कलर जो है उसको मतलब कलर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। और दूसरा ये ब्राइट लाइट जो है उसके लिए सेंसिटिव होती हैं। रॉड सेल्स जो होती है वो कलर को सेंस करती है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो कोन सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, कलर को सेंस करती हैं। और कोन सेल्स जो होती हैं वो दिन के टाइम, यानी कि जो बहुत ज़्यादा तेज लाइट होती है, जैसे सनलाइट जो होती है ब्राइट लाइट, उसमें सेंसिटिव होती हैं। और जो रॉड सेल्स होती हैं वो नाइट, रात के समय जो आपके लाइट होती है, मतलब लाइट शेड में जो कलर्स होते हैं, लाइट बहुत डिम लाइट जो होती है उसके लिए सेंसिटिव होती है। आँख में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ पे कोई भी विजन नहीं होता, जैसे हम पीत बिंदु बोलते, अंध बिंदु बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, लाइट में कोई भी इमेज नहीं फॉर्म होती। अब आपसे अगर पूछा जाए कि जो ह्यूमन आई होती है उसमें इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो इसमें इमेज फॉर्मेशन आपका रेटिना के ऊपर होता है। इमेज कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। आई रिपीट, जो ह्यूमन आई है इसमें जो इमेज फॉर्मेशन है वो रेटिना के ऊपर होता है, इमेज रियल और इन्वर्टेड होती है। दूसरा, जो ह्यूमन आई होती है इसमें जो लेंस यूज होता है उसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, क्लियर। इतनी चीज़ें याद रखिएगा। ब्लाइंड स्पॉट होता है, येलो स्पॉट होता है। जो ब्लाइंड स्पॉट है उसमें क्या होगा, कोई भी विजन वहाँ पे नहीं होता है। आइरिस जो है वो कितनी लाइट आँख के अंदर जानी है उसको कंट्रोल करता है। कई बार आपने सुना होगा जब आप बहुत धूप से बाहर से आते हैं तो एकदम से कमरे में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, क्यों, क्योंकि जो आइरिस होती है वो क्या करती है, आँख को थोड़ा, जो रॉड और कॉन्स होती हैं उनको सप्रेस कर देती है। कौन सेल्स जो होती है वो कलर के लिए सेंसिटिव होती हैं, और आपकी जो ब्राइट लाइट होती है यानी कि जो सनलाइट है उसके लिए ये सेंसिटिव होती है। जो रॉड सेल्स होती हैं आपकी वो नाइट, जो डिम लाइट होती है उसके लिए सेंसिटिव होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है कि शलाका कोशिकाएं रंग की अनुभूति करती हैं। आई जस्ट होप कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हूँ। नेक्स्ट है 79। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच कीजिए। अगर आपसे कभी भी पूछे ना कि एनर्जी गिविंग फूड जो हैं उनको आप क्रम में जमाइए, तो जो फैट होता है ना वो सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, उसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट है जो एनर्जी देता है, और उसके बाद प्रोटीन जो है वो एनर्जी देता है। फैट 9.1 के अप्रॉक्स है, कार्बोहाइड्रेट आपका 4.2 और ये भी आपका 4.1 के अप्रॉक्स है। तो यहाँ पे पूछा है फैट जो है वो क्या करता है, दैट इज़ योर एनर्जी गिविंग फूड। जितने भी तला भुना सामान या ऑयली सामान होता है उसके बाद बॉडी में एनर्जी आती है। प्रोटीन्स जो होते हैं इन्हें हमेशा बिल्डिंग ब्लॉक्स बोला जाता है, या फिर बॉडी में जितनी भी रिपेयरिंग होती है दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन। वाइटामिन जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, इम्यूनिटी बिल्डिंग फूड्स होते हैं। आप जब जितने भी विटामिन सप्लीमेंट्स लेते हैं, विटामिन B12, डी, विटामिन के, ये सब क्या करते हैं, आपकी इम्यूनिटी जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। डाइटरी फाइबर जो होता है वो आपका डाइजेशन में हेल्प करता है। जैसे कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर जो है वो कई बार दलिया, गेहूँ, ये सब मोटा अनाज जो है वो खाने की सलाह देते हैं। क्यों, क्योंकि जो फाइबर्स हैं वो खाने को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ए का क्या होगा आपका, डी। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। 1 का डी, सेकंड का क्या होगा आपका सी, थर्ड का होगा आपका बी,
और फोर्थ का होगा आपका ए। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन लाइट ईयर। लाइट ईयर जो होता है दिस इज यूज ऑलवेज फॉर डिस्टेंस। जो दूरी होती है उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लाइट ईयर। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। यहाँ से अब आपकी पेडागोजी स्टार्ट है। साइंटिफिक नॉलेज इज वैल्यू न्यूट्रल, न्यूक्लियर एनर्जी इज यूज फॉर मेकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो साइंटिफिक वैल्यू होती है, जो वैज्ञानिक ज्ञान है वो मूल्य उदासीन होता है। जो साइंटिफिक नॉलेज होता है ना, इसमें कभी भी कोई भी चीज़ ऑब्जेक्टिव नहीं होती है, सारी चीज़ें कैसी होती है, सब्जेक्टिव होती हैं। तो उसमें केस में क्या है, आप रटे रटाए चीज़ें नहीं बताते हैं, आप बच्चे को फ्री हैंडेड छोड़ के उसकी क्रिएटिविटी जो है उसको प्रमोट करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के काम में आती है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका S1 और S2 दोनों सत्य हैं, बिल्कुल सही है। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट कि जो साइंटिफिक नॉलेज होती है दैट इज़ वैल्यू न्यूट्रल और न्यूक्लियर एनर्जी को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में यूज़ किया जाता है। These are the pieces of discrete information sustained through evidence, observation and measurement. There are the generalization of observation and experiences. Which one of the following is correct? ये असतत सूचना है, यानी कि डिसकंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन है। एक होता है जो आप कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन लेते जाते हैं, एक होता है जिसमें हल्का हल्का बीच में क्या आता है, गैप आता है। वो अवलोकन और मापन जो है उससे प्रमाणित की गई है। ऑब्जर्वेशन और जो मेजरमेंट है उससे उसको मेजर किया गया है। ये अवलोकन और अनुभव के सामान्यकरण से व्युत्पन्न की गई है। ये क्या है, आपके ऑब्जर्वेशन और आपका जो एक्सपीरियंस है उसका जो जनरलाइजेशन है उससे इसको डिराइव किया गया है। तो इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो है पहला जो अगर हम देखें कि जो डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन के पीसेज होते हैं वो कौन से होते हैं, ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट। पहले आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, फिर आप उस चीज़ का क्या करते हो, मेजरमेंट करते हो। तो यहाँ पे ए जो है वो क्या है, फैक्ट है, ये बिल्कुल सत्य है। मतलब ये क्या है, बिल्कुल तथ्य है, फैक्ट है। मतलब कि डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन के जो पीसेस होते हैं वो ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट होता है। और बी की बात करें कि ये जनरलाइजेशन से डिराइव होते हैं, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस के। तो ये जो है यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बी जो है वो कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है कि कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो किस चीज़ से डिराइव होता है, आपका ऑब्जर्वेशन का जनरलाइजेशन और एक्सपीरियंस का जनरलाइजेशन। आप किसी चीज़ को पहले ऑब्जर्व करते हो, उसके बाद आप उस चीज़ को खुद करके देखते हो, एक्सपीरियंस करके, और तब जाके आप अपना कॉन्सेप्ट बनाते हो। और जो फैक्ट होता है वो डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन होती है जो ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट के थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ए मॉडल। मॉडल के बारे में क्या सही नहीं है। दिस कैन बी मेंटल और फिजिकल, बिल्कुल सही बात है। मॉडल फिजिकल फॉर्म में भी होता है और मॉडल को कई बार हम मेंटली भी रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ क्रिएटेड फॉर द कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिनोमिनल कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सही बात है। ये आप कब क्रिएट करते हो, जब आपके दिमाग में कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर आपको डीएनए का मॉडल बनाना है तो आपके दिमाग में पहले उस चीज़ को लेके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तभी तो आप मॉडल बना पाओगे। इट एक्सप्लेन्स ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इंटरफेरेंस, आइडिया और इवेंट्स, बिल्कुल सही बात है। जब मॉडल आप बनाते हो तो उसमें ऑब्जर्वेशन होते हैं, जो भी चीज़ें आपने अवलोकन की हैं, निष्कर्ष निकाला जाता है, आइडियाज़ होते हैं और इवेंट्स होती हैं। इट कैन नॉट रिप्रेजेंट ए प्रोसेस, ये प्रोसेस को निरूपित नहीं करता। यही यहाँ पे क्या है, गलत है, क्योंकि मॉडल को बनाने के लिए एक प्रोसेस दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ आई टॉक अबाउट डीएनए मॉडल, तो डीएनए मॉडल में आपको पहले पता होना चाहिए कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसको किसने डिस्कवर किया था, कौन सा ईयर था। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक प्रोसेस होती हैं। कंसीडर द फॉलोइंग टास्क। मार्क 2 एरियाज ऑफ वॉल्केनिक एंड अर्थक्वेक एक्टिविटी ऑन द मैप गिवन टू यू। 2 एरिया है जिनको मार्क करना है मैप पे, वॉल्केनिक और अर्थक्वेक एक्टिविटी। राइट योर रीजंस फॉर सेलेक्टिंग द एरियाज। अब आपने वही एरियाज क्यों सेलेक्ट किए उसके रीज़न लिखो, और एक रैशनल जो है, मतलब गिव अ रैशनल फॉर द अर्थक्वेक इन द एरियाज यू मार्क्ड। अब आपको उस चीज़ का रीज़न देना है कि अर्थक्वेक के लिए आपने वही एरिया मार्क क्यों किया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ द टास्क। इसमें इस पूरी प्रोसेस में इस टास्क का पर्पस क्या नहीं है। नॉलेज को अप्लाई करना और ये मालूम करना कि अर्थक्वेक क्यों आता है। जब आप मैप पे किसी चीज़ को डिनोट कर रहे हैं कि ये अर्थक्वेक एरिया है, ये आपका वॉल्केनिक इरप्शन एरिया है, तो आपको पहले से किसी चीज़ की नॉलेज होगी ना।
जब आप नॉलेज को अप्लाई कर रहे हो, आपने उस नॉलेज को अप्लाई किया। लेट सपोज अगर आप गुजरात को अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन दिखाते हो, वीक जोन दिखाते हो, तो आपको पता होगा ना कि अर्थक्वेक कैसे आता है, क्या होता है, तभी तो आपने गुजरात को डिक्लेयर किया। और अर्थक्वेक हो क्यों रहा है, इस चीज़ को मालूम करना, तो ये तो होता है। ऐसे एरियाज़ को प्रिडिक्ट करना जहाँ अर्थक्वेक आ सकते हैं, अभी समझाया मैंने, गुजरात का लेके या उड़ीसा, जितने भी एरियाज़ हैं। बिल्डिंग ए रैशनल फॉर अर्थक्वेक एक्टिविटी, हम क्या करते हैं, एक रीज़न बनाते हैं कि अर्थक्वेक जो है वो क्यों यहाँ पे आ रहा है। एक्सप्लेन करना कंसेप्चुअल टर्म को, लाइक मैग्मा, लावा, वॉल्केनिक प्लेट और मेंटल, नहीं, यहाँ पे इन टर्म्स को एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है। बस ये थॉट प्रोसेस जो है उसको दिमाग में क्लियर किया जा रहा है कि अर्थक्वेक आ रहा है तो क्यों आ रहा है, अर्थक्वेक जो वो है उसको प्रिडिक्ट करने के एरियाज़ क्या हैं, क्यों अर्थक्वेक वहाँ पे आया है, और अर्थक्वेक को यहाँ पे टिक करने का मेन कारण क्या है। ठीक है, आपसे यहाँ पे पूछा भी क्या था कि गिव ए रैशनल फॉर द अर्थक्वेक इन द एरियाज यू मार्क। यहाँ पे ये नहीं पूछा था कि गिव ए रैशनल फॉर वॉल्केनिक इरप्शन। और यहाँ जितनी भी टर्म आपने यूज़ की है ये सब क्या है, आपकी वॉल्केनिक इरप्शन की टर्म्स हैं। मैग्मा जो होता है, जब लावा फटता है तो उसमें गरम गरम जो क्रेटर से बाहर आता है, दैट इज़ मैग्मा। लावा जो है वो क्रेटर से बाहर आने के बाद जो ठंडा होके जम जाता है, दैट इज़ लावा। वॉल्केनिक प्लेट जो होती है वो वॉल्केनो के अंदर होती हैं। मेंटल भी उसी के अंदर क्रेटर के ऊपर प्रेजेंट, क्रेटर के नीचे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, इट्स एन एक्ट ऑफ कलेक्टिंग एंड इंटरप्रिटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट। बच्चे जो हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसको इंटरप्रेट करना, ये क्या है, ये होता है आपका असेसमेंट। असेसमेंट जो होता है ना, वो पूरे साल चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसमें आप बच्चे को समय समय पे फीडबैक देते हैं, उनका लर्निंग गैप जो है उसको फिल करते हैं और उसको बताते हैं कहाँ कहाँ उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इसमें क्या किया जाता है, बच्चे की जो भी लर्निंग गैप है उसको कलेक्ट करोगे आप, और फिर इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करते हो कि बच्चे ने कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट किया है। इट इज़ पासिंग ए जजमेंट ऑन क्वालिटी ऑफ लर्निंग। जहाँ लर्निंग की क्वालिटी पे जजमेंट पास होता है वो आपका समेटिव असेसमेंट होता है, जो आपका क्या होगा, इवेल्युएशन, यानी कि मूल्यांकन। जब फाइनल ईयर एग्जाम होता है उसमें आपको ग्रेडिंग दी जाती है, दैट इज़ योर इवेल्युएशन। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, जेंडर इक्विटी इज इम्पॉर्टेंट इन साइंस क्लासरूम। साइंस का जो क्लासरूम होता है उसमें जेंडर भेदभाव नहीं चलता, यानी कि आपको लिंग समानता जो है वो रखनी होगी। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है। जेंडर स्टीरियोटाइप जो होता है स्कूल में, वो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को लिमिटेड कर देता है स्टूडेंट्स के लिए, ये तो बिल्कुल सही बात है। अगर आप जेंडर स्टीरियोटाइप को क्लास में लेकर आओगे कि लड़के ये काम करेंगे, लड़कियां ये काम नहीं करेंगी, तो उसमें क्या होगा, एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है वो लिमिटेड हो जाएगा। सिंगल सेक्स स्कूल्स आर सोल्यूशन फॉर जेंडर इक्विटी, नहीं, ये जेंडर इक्विटी नहीं है, दिस इज़ योर जेंडर स्टीरियोटाइप कि लड़कों का एक स्कूल बना दो और लड़कियों का एक स्कूल बना दो। बुक्स अंडर रिप्रेजेंट फीमेल्स बोथ इन टेक्स्ट एंड इमेज, बिल्कुल सही बात है। बुक्स जो होती हैं वो ऐसी रिप्रेजेंट करो जहाँ पे फीमेल साइंटिस्ट जो हैं उनको आप प्रमोट कर रहे हो, यानी कि फीमेल साइंटिस्ट जो हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। तो ये सब क्या होता है, उस चीज़ को प्रमोट करेगा, जेंडर इक्विटी जो है उसको सामने लाएगा। बॉयज़ आर मोर कंफर्टेबल इन इंस्ट्रूमेंट एज कम्पेयर टू गर्ल्स, ये भी जेंडर स्टीरियोटाइप है। क्यों, क्योंकि अगर लड़का ज़्यादा कंफर्टेबल है इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, मतलब आप लड़कों को बढ़ावा दे रहे हो एज कम्पेयर टू गर्ल्स। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ऑप्शन ए एंड सी विल बी द करेक्ट, कि जेंडर स्टीरियोटाइप स्कूल में एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी को लिमिटेड करता है, और जो बुक्स ऐसी क्लास में लेके आनी चाहिए जो रिप्रेजेंट करे फीमेल को दोनों टेक्स्ट में भी और इमेज में भी, यानी कि पुस्तक के मूल पाठ और चित्र दोनों में महिलाओं को निम्न निरूपित करती है। अ गुड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हैज़ परफॉर्मेंस कंडीशन एंड क्राइटेरिया कंपोनेंट, यानी कि एक अच्छा जो निर्देशात्मक उद्देश्य होता है उसमें परफॉर्मेंस होती है, कंडीशन होती है और क्राइटेरिया होता है। तो नीचे जो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, जैसे एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, गिव 10 आइटम्स, 10 आइटम दिए गए, वेराइटी ऑफ मैग्नेट एंड नॉन मैग्नेटिक, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉर्ट आइटम्स इनटू 2 कैटेगरीज विद 80% एक्यूरेसी। तो अब आपको इस पूरे सेंटेंस में से ये बताना है कि परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव क्या है, कंडीशन ऑब्जेक्टिव क्या है और क्राइटेरिया कंपोनेंट क्या है। तो परफॉर्मेंस जो कंपोनेंट है वो क्या होगा, परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, क्रियाकलाप। तो यहाँ पे क्रियाकलाप क्या है कि आप आइटम्स जो हैं उनको क्या कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं, मतलब उनका डिवाइडेशन कर रहे हैं। ये मैग्नेटिक आइटम है और ये नॉन मैग्नेटिक
आइटम है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले का क्या होगा, सी, परफॉर्मेंस यही तो होती है, कोई भी क्रियाकलाप करना। कंडीशन कंपोनेंट क्या है, जब आप किसी भी चीज़ की स्थिति उसको बताते हैं, मतलब यहाँ पे 10 आइटम दिए गए हैं तो ये एक कंडीशन दी गई है कि आपको सिर्फ 10 आइटम दिए गए हैं। क्राइटेरिया कंपोनेंट क्या है कि इसमें सिर्फ मात्र 80% एक्यूरेसी है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले का क्या होगा, सी, फर्स्ट का क्या होगा आपका सी, सेकंड का क्या होगा आपका ए। कंडीशन क्या है, सिर्फ 10 आइटम दिए गए हैं और क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे कि 80% की एक्यूरेसी है। तो ये क्या है आपका परफॉर्मेंस कंपोनेंट, कंडीशन कंपोनेंट और क्राइटेरिया कंपोनेंट। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 88। रूब्रिक जो होता है वो एक असेसमेंट टूल है जिसको क्रिएट किया जाता है स्टूडेंट के वर्क को एनालाइज करने के लिए। रूब्रिक असेसमेंट टूल है। रूब्रिक के अंदर क्या करते हैं, आपको एक फीडबैक फॉर्म दिया जाता है, इसमें बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे रहते हैं और यहाँ पे सही और टिक का मार्क लगा रहता है। तो जो भी आपसे पूछा जाता है उसमें सही या गलत आपको भरना होता है। तो ये एक असेसमेंट टूल होता है जिसमें बच्चे के काम को एनालाइज किया जाता है। इसमें से कौन सा रूब्रिक को यूज़ करने का एडवांटेज नहीं है। ये लर्नर्स को हेल्प करता है उनकी परफॉर्मेंस को जज करने में। ये क्लियर करता है कि बच्चों से स्पेसिफिक क्राइटेरिया के थ्रू क्या एक्सपेक्टेड है। ये ज़्यादा फीडबैक देता है बच्चों को, शिक्षक को विद्यार्थियों के विषय में ज़्यादा अच्छा फीडबैक देता है। इट यूजेस फजी टर्म्स टू मेक क्लियर एंड स्पेसिफिक क्राइटेरिया। ये क्या करता है, विशिष्ट वस्तु जो है उसको स्पष्ट करने के लिए अस्पष्ट पदों का उपयोग करता है। तो जो रूब्रिक होता है ना, इसमें क्या करते हैं बच्चे जो हैं उनकी परफॉर्मेंस को समझाने में मदद करता है। इट हेल्प्स लर्नर्स टू जज देयर परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली जब आपसे कुछ पूछा जा रहा है आपको सिर्फ सही गलत करना है तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस पता चलती है, ये तो सही है। इट मेक्स क्लियर व्हाट इज एक्सपेक्टेड थ्रू स्पेसिफिक क्राइटेरिया। विशिष्ट प्रकरण जो है उसके द्वारा ये स्पष्ट करना कि बच्चों से क्या अपेक्षित है, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो बच्चे को सही लगेगा वो उसी को ही टिक करेगा। ये ज़्यादा अच्छा फीडबैक देता है बच्चों के बारे में टीचर्स को, बिल्कुल सही बात है। इसमें बच्चे के बारे में टीचर को फीडबैक मिलता है। लेकिन ये फजी टर्म बनाता है टू मेक क्लियर एंड स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं, ये कोई भी अस्पष्ट पदों का यूज़ नहीं करता है, इसके पॉइंट्स बहुत ही क्लियर होते हैं। तो ऑप्शन 4 जो है वो नेगेटिव होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सेल्फ असेसमेंट। जो सेल्फ असेसमेंट होता है दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसमें बच्चा खुद का आकलन खुद करता है। स्टूडेंट्स कैन कंपेयर विद द क्वालिटी ऑफ देयर पीयर्स वर्क। जो बच्चे होते हैं वो अपने सहपाठी के साथ अपने काम की तुलना करते हैं, नहीं, इसमें काम की तुलना नहीं करनी है, इवन किसी भी चीज़ को लेके कंपेयर नहीं करना है। इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सप्लिसिट क्राइटेरिया। ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक पे बेस्ड होता है, बिल्कुल सही बात है। इट कैन इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। जब आप खुद का आकलन खुद करते हैं तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है, मोटिवेशन भी आता है। इट इज़ क्रिटिकल फॉर डेवलपिंग इंडिपेंडेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। ये क्या करता है, बहुत क्रिटिकल होता है तार्किक और आत्मनिर्भर जीवन के लिए। जब आपको खुद का आकलन खुद करना हो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको इंडिपेंडेंट बनाती है और थोड़ा सा आपके लिए क्रिटिकल होता है। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। मैग्नेटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। द क्लोजर इज अ पीस ऑफ आयरन टू ए मैग्नेट, द स्ट्रॉन्गर इज द अट्रैक्शन। यहाँ पे पूछा है कि ए और बी क्या है। दोनों ऑब्जर्वेशन है, दोनों इन्फेरेंस है। ए ऑब्जर्वेशन है, बी इन्फेरेंस है, ए इन्फेरेंस है, बी एक ऑब्जर्वेशन है। तो आप ध्यान से समझिएगा, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर दो सेम पोल्स हैं मैग्नेट के तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर अपोजिट पोल है यानी कि नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये चीज़ क्या है, ये एक निष्कर्ष है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये आपने निष्कर्ष निकाला है, आप उस चीज़ को करके देख चुके हो। द क्लोजर ए पीस ऑफ आयरन इज टू ए मैग्नेट। जैसे ही मैग्नेट के पास हम लोहे का कोई पीस लेके जाते हैं उतना ही ज़्यादा ये एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप उस चीज़ को करके देख रहे हैं और तब आप एक अवलोकन जो है उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑब्जर्वेशन के बाद हमेशा इन्फेरेंस निकाला जाता है, ठीक है। पहले आप किसी चीज़ का अवलोकन करते हैं और उसके बाद आप उस चीज़ का निष्कर्ष निकालते हैं। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक यू।